हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स रिसेंटली खत्म हो चुके हैं और थोड़ी सी हमने छुट्टियां भी इंजॉय कर ली हैं। तो अब मैक्सिमम क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं, सिर्फ 10th और 12th के रिजल्ट नहीं आए हैं, जिस पर जो बच्चे 10th और 12th में वो तो वेट कर रहे हैं, बट बाकी क्लासेस का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। वैसे ही हमारे भी चैनल पर, मुफ्त शिक्षा चैनल पर भी रिसेंटली सिलेबस स्टार्ट कर दिया है अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैथ का सब्जेक्ट सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट हो चुका है। देन वैसे ही मैं भी हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। हिंदी की हम फर्स्ट बुक पढ़ेंगे क्षितिज। क्षितिज का हमारा फर्स्ट चैप्टर आपने पीछे देख लिया होगा, दो बैलों की कथा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हिंदी में हमेशा एक अलग अलग तरीके से विधाएं लिखी जाती हैं। हिंदी में कोई एक उपन्यास, सिर्फ हम उपन्यास, एकांकी, नाटक वगैरह नहीं पढ़ते, लेकिन हर एक चैप्टर वाइज में किसी में उपन्यास होता है, किसी में एकांकी होता है, किसी में सिर्फ नाटक होता है, किसी में गद्य काव्य खंड भी पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली हम गद्य खंड पढ़ेंगे क्षितिज बुक का। देखिए, जैसे मैंने बोला विधाएं हैं, अब जो हम दो बैलों की कथा पढ़ेंगे उसमें है विधाएं। मतलब विधाएं का संस्मरण, मतलब कि किसी चीज को याद करके, किसी चीज का संस्मरण करके हमने सिर्फ लिख दिया। सेकेंडली होता है एक आलोचना। आलोचना करना मतलब किसी चीज को याद करके हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसे कहते हैं आलोचना। और एकांकी, एकांकी आप सभी को पता है, एकांकी होता है नाटक। नाटक के तौर पर हम अपने, जिसमें करेक्टर और डायरेक्टर दोनों ही लिखते हैं। करेक्टर भी हम ही लिखते हैं, बोलते भी हम ही हैं, और डायलॉग भी हम ही लिखते हैं। तो हमें दोनों चीज एकांकी में लिखनी होती हैं। वैसे ही जो हम आज दो बैलों की कथा का चैप्टर करेंगे उसमें है विधाएं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। इसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का आपको सभी को पता होगा, वो ज्यादातर उपन्यास लिखा करते थे। एकांकी नाटक भी लिखे हैं, लेकिन उनके उपन्यास बहुत ज्यादा हुआ करते थे। वे ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बट उनने अपनी प्रेमचंद की थोड़ी जीवनी भी मैं आपको बताऊंगी इसमें, क्योंकि जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हमें जीवनी याद करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे अपने सिलेबस को, तो हमें जीवनी याद, किसी भी चैप्टर को याद नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवनी। इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय। कुछ कुछ चीजें हैं जीवनी में जो आपको याद करनी है, उसके बेसिस पे आप जीवनी इजीली रिवीजन कर भी पाएंगे और रिमेंबर भी रहेगी आपको। इनका जन्म 1880 बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय है। इनकी शिक्षा बीए तक ही शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी थी। बाद में इन्होंने अपनी शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली थी, परंतु उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र आप समझते हैं, एक हम जैसे लाइक जॉब करते हैं तो हम एक स्विच करते हैं, यानी कि स्विच मतलब होता है बदलते हैं जॉब। लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी कि उन्होंने जॉब छोड़ दी, लीव ही कर दी जॉब। हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं लीव ही कर दी जॉब। तो त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने लेखन, यानी कि लेखक का कार्य समर्पित किया, लेखक की ओर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। किसमें? सन 1936 में। 1880 में उनका जन्म हुआ, 1936 में देहांत हो गया। लेकिन जो इस बीच का डिफरेंस आया, उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने फर्स्ट जॉब छोड़ी, उनकी एजुकेशन, उनकी बीए एजुकेशन उन्होंने प्राप्त करी, उसके बाद वो शिक्षा अधिकारी पे जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लेखक की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो शिक्षा की नौकरी कर रहे थे उसे छोड़कर, उसमें त्यागपत्र देकर उन्होंने लेखन की ओर अपना पूरा समर्पण दे दिया। इनके प्रमुख कार्य हैं जो इन्होंने लेखक में, इन्होंने जो इनके बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि
प्रचार है जिनका, वो है उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गमन, कर्मभूमि, गोदान। ज्यादातर प्रेमचंद जी के आप उपन्यास ही पढ़ते हैं, वे उपन्यास ही लिखा करते थे उपन्यास के तौर पर, लेकिन उनके उपन्यास बहुत ही सरल स्वाभाविक भाषा में हुआ करते थे, जिससे कि हम, मेरे को, आपको या हम सबको समझ आते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते, गोदान आपने सभी ने सुना होगा, गोदान कितना प्रचार का चैप्टर है, उसमें गोदान में बहुत अच्छी है कि उसमें गोदान का बताया गया है। उसके ऊपर एक छोटी सी, थोड़े टाइम पहले दूरदर्शन पे मूवी भी आया करती थी, अभी भी दूरदर्शन पे मूवीज आती हैं, गोदान की भी उसमें मूवीज आई हैं, तो आई होप आप सभी ने देखी होगी। अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए गोदान चैप्टर भी लेकर आऊंगी, बट अभी हम 9th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट, तो चलिए चैप्टर की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है, वह सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। यानी कि प्रेमचंद जी के अनुसार गधा एक सीधा प्राणी है, उसे सुख में खड़ा कर दो, चाहे देखो धूप में खड़ा कर दो, चाहे छाए में, लेकिन उसका रिएक्शन एक ही रहेगा, वो नॉर्मल कंडीशन पे ही खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप अलग तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ बात, या हम मैथ का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे होते हैं और कोई हमें समझा रहा होता है, लेकिन हमें बार बार उस चीज को नहीं समझ आ रहा है, तो सामने वाला यही कहता है ये तो पागल है, गधा है, इसे समझ नहीं आता, ये रिएक्ट ही नहीं करता। लेकिन वही जो बैल है, वो उसका छोटा भाई बताया गया है, प्रेमचंद जी ने उसका छोटा भाई बताया है बैल को, कि क्योंकि वो उसको रिएक्ट कर देता है, उसको कहीं भी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो हट जाता है, मतलब उस पे, मतलब खड़ा रहता है, डट जाता है, हट जाता है, हट ही मान लेता है। तो वही चीज उन्होंने बताई है इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में हमें इस कहानी के साथ साथ एक अलग ही और आकर्षित भी किया गया है, जो ना मैं चैप्टर में दिया गया है, ना ही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर को आप इजीली ले सकते हैं, इजी भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपसे चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आगे हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दशा में कभी नहीं बदलता, उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है, जो सीधा साधा प्राणी होता है, जो रिएक्ट नहीं करता है किसी भी चीज पर। वैसे ही गधा किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करता, उस पर सबसे ज्यादा बोझा ढोया जाता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। तो ऋषि मुनियों के गुण बताए हैं प्रेमचंद के अनुसार, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। कहते ना, किसी को बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, उसे कदर नहीं होती है, तो बेवकूफी कहते हैं उसे। तो वही चीज हम यहाँ पर बोल सकते हैं, बैल गधे के छोटे भाई के समान है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैल उसका छोटा प्राणी, उसका छोटा भाई बताया गया है, क्योंकि वो अपना रिएक्शन दे देता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है तो वो रिएक्ट कर देता है, वो गुस्सा हो जाता है। तो वैसे ही उन्होंने बताया, इसमें झूरी नाम का एक व्यक्ति है, जिसके पास 2 बैल हुआ करते हैं, मोती, हीरा और मोती, इस नाम के 2 बैल हुआ करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती के नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल थे। उसके गांव में सबसे ज्यादा स्वस्थ और सुंदर बैल झूरी काछी के पास ही थे, और सुंदर बैल थे, वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। वो अपने बैलों को इस तरीके से रखा ही नहीं करता था जैसे कि उसके घर में वो जानवर है, नहीं, वो एक सदस्य की तरह उन्हें मानने लगा था। जिस तरीके से झूरी का उन सब अपने बैलों से लगाव था, उसी प्रकार से बैलों का भी आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ करता था, बहुत अच्छे बॉन्ड थे। लेकिन उनका स्वभाव दोनों का चेंज था। देखिए, गधा रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन बैल रिएक्ट कर देता है। दोनों का स्वभाव चेंज है, लेकिन बॉन्ड बहुत अच्छा है उन दोनों का। तो हीरा और मोती के बीच घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने, यानी कि मतलब अपनी वाइफ के, जो उनका मायका होता, ससुराल भेज दिया, अपने साले के साथ भेजने के बाद भेज दिया, खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वो जाना नहीं चाहते थे, उसके दोनों बैल हीरा और मोती जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उन्हें जाना पड़ा। वहां उनसे खूब काम करवाया गया, लेकिन खाने को रूखा सूखा भूसा ही डाल दिया उन लोग के आगे।
कहाँ झूरी उन्हें अपने बैलों को एक अच्छा स्वस्थ रखा करता था, स्वस्थ रखा करता था, लेकिन जहाँ पर उसका साला उनके साथ खूब कड़ी मेहनत में काम तो करवा रहा है, लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दे रहा और उन्हें ये चीज अच्छी भी नहीं लग रही। अंत में दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी के पास वो भाग तो आए, झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे। हीरा और मोती झूरी के पास जब भाग आए तो दोनों बहुत खुश थे कि हम अपने मालिक के पास वापस आ गए हैं। लेकिन वहीं जो झूरी की वाइफ होती है वो बहुत गुस्सा होती है उनके पास। वह बोलने लगती है कि मतलब इन्होंने सही नहीं किया, जैसे होता है ना। मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। खरी खोटी भी सुनाने लगी। मंजू मजदूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिला दिया। झूरी की वाइफ ने जब वो हीरा और मोती वापस आए झूरी के पास, जब उन्हें वहां पर सूखा भूसा डाल दिया, उससे बचकर रस्सी तुड़ा कर वापस आए, तो झूरी की जो वाइफ थी वो भी उन्हें सूखा भूसा डाल देती है। गुस्से की वजह से खरी खोटी भी सुनाती है और सूखा भूसा डाल देती है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खूब सारा काम किया और खाने को मिला सिर्फ सूखा भूसा। क्या मिला खाने को? सिर्फ सूखा भूसा। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, यानी कि मतलब कहते हैं ना, मोती को थोड़ा सा गुस्सैल था तो उसे वो रिएक्ट कर देता था, जैसा कि गधा रिएक्ट नहीं करता, यानी कि हीरा रिएक्ट नहीं करता था। तो मोती थोड़ा गुस्सैल था तो उसने गिरानी चाहिए, लेकिन हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लिया करता था, तो हीरा ने समझाया। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा। जब उसने देखा कि मेरे साथी को मारा जा रहा है तो वो गुस्सा होने लगा, गुस्से से अपना हल लेकर भागने लगा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। जब हल किसी जानवर के डालते हैं तो वो ज्यादा नहीं भाग पाता है, क्योंकि हल बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी नहीं भाग पाया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब होती गई। वहां एक छोटी सी बालिका थी जिसकी माँ स्टेप मॉम थी, यानी कि सौतेली माँ थी। तो उसकी माँ भी मर चुकी थी, उससे उसका लगाव बहुत हो गया था और उसकी माँ सौतेली थी, उसे मारती रहती थी। इसीलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता मतलब अपनापन, आत्मीयता मतलब होता है अपनापन, किसी से लगाव हो जाता है, अनजान इंसान से भी। जैसे होता है ना कि आजकल हर किसी घर में डॉग पाले जाते हैं, तो उनको एक तरीके से जानवर से नहीं, सदस्य की तरह आत्मीयता, अपनापन हो जाता है। उसे कुछ तकलीफ होती है तो दुख लगता है, तो वैसे उसे आत्मीयता हो चुकी थी उस बच्ची को। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां लेकर आती थी और डाल जाती थी। हालांकि 2 रोटियों से उन दोनों बैलों का कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन वो प्रेम से जो दिया करती थी इसलिए वो चुपचाप खा लेते थे। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब होती गई, खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। भागते भागते जब उस बच्ची ने रस्सियां खोल दी, रस्सियां खोलने के बाद पहले तो वो भागे नहीं, लेकिन बच्ची ने शोर मचा दिया कि जो फूफा के घर से बैल आए थे वो भाग गए। तो लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो पकड़ भी नहीं सके। तो दौड़ते दौड़ते वो अपनी राह से भी भटक गए, देखिए। और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। अपनी राह से, अपने रास्ते से भटक कर वो नई जगह पहुंच गए। झूरी घर जाने का रास्ता वे भूल गए, यानी कि अपने मालिक के घर जाने का रास्ता भूल गए। फिर भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें आजादी मिल गई थी। वे उस बंधन से आजाद हो चुके थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे रास्ता भटकने के बाद भी। दोनों ने खेतों में मटर खाई। वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पर मटर के खेत हुआ करते थे, मटर के खेत थे। तो उन्होंने खूब मटर खाई, खूब मस्ती करी,
खूब इंजॉय किया, क्योंकि वो आज़ादी का जश्न मना रहे थे। ज़रूरी नहीं कि हम आप इंसान ही बनाए, नहीं, इसमें एक और आकर्षण दिखाया कि इसमें आपने देखा वो किस चीज का अनुभव करने लगे, आज़ादी का अनुभव करने लगे, मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। यानी कि ये कहानी एक तरीके से आज़ादी की ओर भी हमें आकर्षित कर रही है। तो इस कहानी में दो बैलों की कथा जरूर है, लेकिन वो हमें आकर्षित भी किसी और की चीज पर कर रही है। अनुभव करने लगे, फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। अब उनके सामने एक सांड आ गया। अब उन्हें पता था कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने तरकीब लगाई। तरकीब क्या लगाई कि वो अकेला है और हम दो हैं, अगर हम दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे तो वो भगा सकते हैं हम। वैसा ही उन्होंने करा। जब एक बैल के पास आते तो दूसरा सींग डाल मार देता, जब दूसरे के पास जाते तो दूसरा मारने लगता। इसी वजह से वो भाग गया सांड। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। यानी कि जब मटर चर रहे थे तो उसका मालिक, उस खेत का मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुदा फंसा। यानी कि जब वो भागा तो हीरा तो भाग चुका था, लेकिन मोती वहां पर फंस गया। जब उसने देखा कि मोती वहां पर फंस गया है तो वो खुद भी नहीं भागा। हालांकि वो भाग सकता था, लेकिन वो अपने साथी को छोड़कर नहीं भागा। यानी कि उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, बॉन्ड बहुत मजबूत है, उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग में बोल सकते हैं, बेशक जानवर है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा कि उनमें आत्मीयता, एक दूसरे से अपनापन कितना है, प्रेम कितना है। जबकि फंसा देखकर हीरा भी खुदा फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए। कांजी हाउस वो होता है जहां पर जानवरों को रखा जाता है, जानवरों के को रखा भी जाता है, उनको बेचा भी जाता है। जिस तरीके से बर्ताव करना होता है उसे कांजी हाउस कहा जाता है। कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहां और भी जानवर बंद थे जिनकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। यानी कि वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहे थे कि उन्हें खाने को यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। यानी कि वो उन्होंने दीवार तो गिराई, जहां पर कांजी हाउस में उन्हें बंद किया गया था वहां पर वो बंद रहे, लेकिन उन्होंने फिर थोड़े एक दो दिन बाद सोचा कि वो दीवार गिरा दी। उन्होंने दीवार तो गिराई, लेकिन बाकी जानवरों को भगा दिया, खुद नहीं भागे, क्योंकि उसका एक दोस्त रस्सी से बंधा हुआ था। दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी नहीं भागा। यानी कि वो अपने एक दूसरे के साथी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। धीरे बाकी सारे जानवर जाने के कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर, फिर कांजी हाउस के मालिक को पता लग गया। उसने मोती की खूब मदद करी, मतलब खूब मारा और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद, जब एक हफ्ता हो गया, तो कांजी हाउस का जो मालिक था उसने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि आज हमारा अंत समीप है। हर किसी को लगेगा कि ऐसे सिचुएशन में, वैसे ही उन्हें भी महसूस हुआ कि आज हमारा अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि ये परिचित राह आ गई। यानी कि जब वो सड़क पर कसाई लेकर जा रहा था, दड़ियल कसाई लेकर जा रहा था, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये रास्ता तो हम जानते हैं, ये हमारे मालिक की रास्ता है। परिचित राह पर आ गए, उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा और बहुत खुश हुआ, फूला, खुशी से फूल उठा, खूब, मतलब उसकी खुशी की कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, इतना खुश हुआ वो दोनों अपने बैलों को देखकर। अचानक से दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। यानी कि जो कसाई था जिससे छुड़ाकर वो भागे थे, दड़ियल ने आकर रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं। झूरी ने कहा वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती को गुस्सा आया और उसने गुस्से में दड़ियल के सींग मार कर, खदेड़ कर दूर फेंक दिया, दूर भगा दिया।
थोड़ी देर बाद दोनों ही खुश हुए और खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन भी आकर दोनों से बहुत खुश हुई। इसी के साथ और दोनों को चूम लिया गया। उनके जानवर उनके घर वापस आ गए। उन्होंने किस तरीके से अपना रास्ता तय किया घर से निकलने के बाद। लेकिन इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, लेकिन इसमें हमें मेन चीज ये बताई गई इस चैप्टर में किस तरीके से हमारे क्रांतिकारी लोग अपने लिए हमारे लिए संघर्ष करते हैं और तब जाकर वो चीजें है ना, सेनापति जैसे होते हैं ना, फौजी लोग, हम कहते हैं कि हम तो घरों में आराम से सोए हुए हैं तो फौजी लोग क्रांति कर रहे हैं। तो किस तरीके से वो क्रांति करते हैं अपनी आजादी के लिए। उसी लिए यहाँ पर भी एक आजादी की लड़ाई दिखाई गई है, एक आजादी की छोटी सी पहल दिखाई गई है। किसके थ्रू दिखाई गई है? दो बैलों के थ्रू दिखाई गई है। किसके बैलों के थ्रू दिखाई गई है? झूरी काची, झूरी के थ्रू, जो झूरी काची के पास गांव में रहा करता था, उसके बैलों के थ्रू दिखाई गई है। तो आई होप मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बिकॉज ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा आजादी की लोकतांत्रिक की तरफ इशारा करता है। वही चीज मैंने भी आपको समझाई। तो आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करेंगे वीडियो। तो 9th के क्लास के सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, बाकी भी क्लासेस के सिलेबस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को जाकर बताइए और मुफ्त शिक्षा चैनल से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सपोर्ट करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।